Good morning to everyone. फर्स्ट ईयर AHDP में आज फिजियोलॉजी में हम 7th चैप्टर में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। भोजन के अंदर क्यों भोजन करते हो, इसकी क्या आवश्यकता है, इसमें क्या होता है, क्या शरीर को चाहिए। ये यूँ ही नहीं है कि भाई दाल बना लो, तो पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये यूँ ही नहीं बना लिया कि भाई दाल बनानी है, हरी सब्जी बनानी है, सलाद खाना है। तो ये कोई शौक़ नहीं है कि चीज़ें शौक़ से चल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये बॉडी के लिए, बॉडी की बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। ये तुम्हारी बॉडी चल ही नहीं से रही है। तो हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स हैं भोजन के अंदर, भोजन के जो प्रमुख हैं। तो चलिए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर व शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसे तो हम फिजियोलॉजी कहते हैं। पढ़ लिया है हमने, क्रिया विज्ञान या कार्यकी फिजियोलॉजी। ये बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको इसकी शुरुआत की थी, जब मैंने बड़े सुंदर तरीके से आपको ये लिखवाया हुआ है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन के आधारभूत पदार्थों के रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, वह उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, को जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारा जो कंप्लीट जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पशु शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। तो ये जो है हमारा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये जो है पूरा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिजियोलॉजी कार्यकी है, और फिर रासायनिक कंपोजिशन संगठन जो है उसमें होने वाले परिवर्तन। जब आप खा लेते हो तो फिर क्या क्या आगे वो सारे परिवर्तन चलते हैं, क्या बनता है। तो ये सारा जो ये बायोकेमिस्ट्री जो इसको कहते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। प्राणी शरीर में कुल मिलाकर 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आप लोगों ने बड़े आमतौर से तो पढ़े हुए, जो प्राणी के संपूर्ण शरीर निर्माण व विभिन्न कार्य की संपन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और ये तत्व कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है हमने, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी, वाटर, ये आमतौर से पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। लेकिन हम इसको दोबारा एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दोबारा जो है वो पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट पहला, वे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर इनमें H अनुपात 0 का अनुपात जो है, ये H अनुपात क्या होता है, 2:1 के अनुपात में होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जैसे H2O पानी की विशेषता लेते ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट भी फिर अलग तरह के हैं, ये इसका क्लासिफिकेशन है। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो ये हम अलग अलग जो है विशेष तौर से इसको पढ़ेंगे।
एक बार इसको हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एनालिसिस। तो ये आप उसमें न्यूट्रिशन में भी बहुत अच्छी तरह से इसका पूरे का पढ़ोगे कि क्रूड फाइबर क्या है और ये नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो इनको हम इसको एक बार देखते हुए अब हम इसके जो ये मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड ये पॉलीसेक्राइड्स है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। इनके मुख्य इकाई जिससे मिलकर ये बने होते हैं शुगर होती है। इस शर्करा की संख्या के आधार पर ही कार्बोहाइड्रेट को 3 बड़े प्रकारों में बांटा गया। निम्न है मोनोसेक्राइड। आपको पता ही है मोनो का मतलब एक से होता है। साधारणतया इसको सरल शर्करा यानी सिंपल शुगर भी कहते हैं। इसका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करने पर इसे सरल संरचना में विभक्त नहीं कर सकते, वह इससे सीधे ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं के लिए आधारभूत इकाई होती है। कार्बन अणुओं की उपस्थिति के आधार पर इन्हें ट्रायोज में 3 कार्बन होंगे, टेट्राज में 4 होंगे, पेंटाज में 5 होंगे, हेक्साज में 6 होंगे और हेप्टोज में 7 होते हैं। इसमें विभक्त किया जाता है। तो ये तो कार्बन की स्थिति पे है। ट्रायोजस, टेट्रोजस, पेंटोजस, हेक्सोजस एंड हेप्टोजस। तो ये तो उसके कार्बन के नंबर हैं, कितने हैं उसमें, उसी के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके अलावा इन्हें एल्डिहाइड या कीटोन समूह की उपस्थिति के आधार पर एल्डोज एंड कीटोजेस भी विभक्त कर सकते हैं। जैसे अब ये ट्राइसोस आ गया 3 वाले, तो इसमें ग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहते हैं इसको, ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोन। टेट्रोजेस में एरिथ्रोज एल्डिहाइड एंड इर्थ्रुलोज कीटोन। पेंटोजेस में राइबोज एल्डिहाइड एंड रेबुलोज कीटोन। हेक्सोजेस में ग्लूकोज, ये हेक्सोजेस में आ गया ग्लूकोज, एल्डिहाइड, गैलेक्टोज एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज कीटोन। तो ये आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये कितनी तरह के, खास तौर से इसके बाद में ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर्स के लेवल पर ही, ये देखिए इन्होंने इसका विभाजन भी किया है। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स। तो अब इसमें हम चलो इसको देख भी लेते हैं। हमने ये देख भी लिया है मोनोसेक्राइड्स के अंदर तो ये आ गए हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज हमने पढ़ लिए ये तो। और हेप्टोज के बाद ऑक्टोसस और नैनोसस एंड डेकोसस, तो ये 10 तक है। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यूरेनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक, ग्लैक्टोरोनिक ETC। इसके बाद में एमिनोसेक्राइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड फॉस्फोसेक्राइड्स। इतना लंबा मैं नहीं समझता, आपको जाने की आवश्यकता है आपकी स्टडी के लिए। आपको तो यही पता होना चाहिए कि भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो है शुगर जो है ये कितने जो है उसमें बांटे गए हैं, कितने होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड किन्हें कहते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये मेरे ख्याल से ये गहरी स्टडी का मसला है
मैं नहीं समझता कि ये आपके लेवल की कोई बात है, लेकिन दे रखी है इन्होंने। तो देखिए यहाँ ओलिगोसैकेराइड, चलो देख लेते हैं इसको, एक बार पढ़ लेते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम 2 to 10, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड्स, ये इस तरह से हुए। तो ये डाइसैकेराइड, ये माल्टोज, लैक्टोज, हाँ ये आ सकता है। ये इसमें आपको ध्यान देना होगा। ये आप देखें, इसको जरूर नोट करें, इसका ख्याल जरूर करें कि ये पूछा जा सकता है कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज या डाइसैकेराइड में इनमें से कौन सा आता है। तो ये लिखे जा सकते हैं चारों नीचे। तो ये सभी मल्टीपल चॉइस के अंदर आ सकता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका आपको पता, इस पे निशान लगा लें ओलिगोसैकेराइड्स पे। क्यों आपको पता होना चाहिए माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और सेलोबायोज ये क्या हैं, यानी कि कौन से ग्रुप में आते हैं। तो अब आप देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट्स के ओलिगोसैकेराइड ग्रुप में आते हैं। ये जरूर पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। और ये जो आए हैं ट्रायोज, टेट्राज, ये उसके कौन से ग्रुप में आते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। ये जरूर पता होना चाहिए, ध्यान रखना, इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें से ये जरूर कोई एक नंबर का कहीं ना कहीं से ज़रूर पूछ सकता है, गहराई में जाने वाला एग्जामिनर, पेपर बनाने वाला, ये ज़रूर पूछ सकता है। क्योंकि इसमें जब आप कंपटीशन में ये विशेष ध्यान देने वाली बात होगी, कंपटीशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10, और ये ओलिगोसैकेराइड्स में नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ये आ गया। उसके बाद में आता है ट्राइसैकेराइड्स, रेफिनोज एंड मेलेजिटोज। इसके बाद में आता है टेट्रासैकेराइड्स एंड स्टैकियोज एंड सुकोरोडोज। हालांकि ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको, क्योंकि ये माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज ये आपके मेन जो है उसमें हम जो है यूज रहते हैं जनरल भाषा के अंदर। ग्लूकोज घट गया, तो ये गन्ने के अंदर कौन सा पाया गया, इसमें कौन सा पाया जाएगा इन चारों पांचों में से। ये चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। ये आमतौर से भाषा के अंदर, आम भाषा में ये चीज़ है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड के ये जो आपने अभी मैंने आपको ये ट्रायोजेस, टेट्राजेस, पेंटाजेस ये जो पढ़े, ये किस में आ रहे हैं ये। इसके बाद में ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये जो दे रखे हैं इन्होंने, माल्टो, लैक्टोज, ये कौन से में आएंगे। इसके बाद में पॉलीसैकेराइड्स में, तो एक उदाहरण आपको जरूर पता होना चाहिए। पॉलीसैकेराइड्स, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ओवर 10। अब 10 से ज़्यादा जो होंगे वो सारे पॉलीसैकेराइड्स हो जाएंगे। देखिए, एक है तो मोनोसैकेराइड, अगर उससे बाद में 10 तक हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स है, और अगर 10 के बाद हैं जितने भी हैं तो वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो इसमें होमोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लूकेन्स यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल, ये पता होना चाहिए आपको। वेरी गुड, इस पे आप मार्क कर लो, क्योंकि ये जो है, ये देखिए सेलुलोज, ये फ्रक्टान्स, इनुलिन एंड लिवान, ये तो चलो नाम भी हो, तो ये सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये आपको पता होना चाहिए ये किस में आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ये जरूरी है। अब आता है होमोपॉलीसैकेराइड्स के बाद में हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गम एंड म्यूसिलेज, ये भी आते हैं। तो ये नाम जो हैं ये अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनका आपको एक रफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए वो पूछ लेते हैं कि ये म्यूसिलेज जो किस वर्ग का है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड्स जिसके अंदर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स वाला जो है ना सिस्टम आपने देखा, ये मोनोसैकेराइड्स आपने देख लिया, जिसमें
नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स बढ़ते गए, तो अब इसमें 10 से ज़्यादा, तो ये वाला जो है वो, ये इतना पोर्शन आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए, इट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ये तो अमीनोसैक्राइड्स ये ग्लूकोजामाइन भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया भाई ये नाम। यस, ये ग्लूकोजामाइन, यस इंपॉर्टेंट। यूरोनिक एसिड, इसमें ग्लूकोरोनिक, ग्लैक्टोरोनिक एटीसी, अमीनोसैक्राइड्स, ग्लूकोजामाइन एंड ग्लैक्टोजामाइन, ये घुटनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ग्लूकोजामाइन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैक्राइड्स का ये जो है वो डेरिवेटिव है, ये आइडिया आपको होना चाहिए। इसको आप एक रफ आइडिया चार्ट में बना के सिंपल भाषा में आप लिखें इनको, तभी ये याद होंगे। इसके बाद में ग्लाइकोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटिड, कोएंजाइम्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटिड्स, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स भी आपके आएंगे आगे। चलिए जैसे जैसे आते जाएंगे फिर इसको और अच्छी तरह से क्लियर करते जाएंगे, ये भी आएंगे आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोसैक्राइड्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज, ये नाम भी अब जब आगे मैं इसकी मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जिसको उपापचय कहते हैं, तो इनके अंदर ये सारे नाम आएंगे, तो इसके बगैर आपको ये समझ में भी नहीं आएंगे आगे। तो देखिए अगर आप एक इसको अच्छी तरह से है तो चार्ट बना करके अब इसको अगर याद कर पाएँ आप, तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आगे मेटाबॉलिज्म आएगी इनकी, तो मेटाबॉलिज्म में प्रत्येक जो है ये नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अगर समझ होगी ये कौन से उसमें है सैकराइड में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान कर लें, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। चलिए अब है ग्लूकोज, सर्वाधिक पाया जाने वाला वह सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है ग्लूकोज। इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं, अंगूरों की खांड। ये ग्लूकोज है ना, कि क्या है ये लेके आएंगे ग्लूकोज, दो चम्मच, इसको रोज को एनर्जी आएगी। क्या है ये? अंगूरों की खांड भी कहते हैं, आपको पता होगा, गांव में अंगूर की खांड लिया, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये शर्करा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के कारण डेक्स्ट्रोज भी कहलाती है, ये डेक्स्ट्रोज भी कहलाती है, तो ये डेक्स्ट्रोज के नाम से ही मिलता है। ग्लैक्टोज, दुग्ध शर्करा। अब इनको अंडरलाइन कर लेना आप, वो पूछा जाए ऊपर वाला या ना पूछा जाए, ये 100% पूछा जाएगा कि जो मिल्क शुगर है उसको क्या कहते हैं। तो ये ग्लैक्टोज, दुग्ध शर्करा ग्लैक्टोज है। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, जिसे लेवुलोज भी कहते हैं, तो इनको अंडरलाइन कर लें आप, इन तीनों को, डेक्स्ट्रोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, इनको अंडरलाइन कर लें। इसमें से अब पिछली बार शायद इसमें से शायद फ्रक्टोज पूछा गया था, तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लें। और ये ग्लूकोज सर्वाधिक पाया जाने वाला महत्वपूर्ण, इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं, अंडरलाइन एंड डेक्स्ट्रोज भी। इन चारों शब्दों को आप अंडरलाइन कर लें पहले यहाँ। तो ये हमने मोनोसैक्राइड्स का जो है वर्गीकरण हमने इसको देखा। सरल शर्करा भी इसको कहते हैं। इसका जल अब अगर हाइड्रोलाइज करना पर इसे सरल संरचना में व्यक्त नहीं कर सकते, अब इससे ज़्यादा और नहीं होता ये, तो ये मोनोसैक्राइड्स। तो इसको आप ध्यान से इसके बारे में इसको प्रयास करें, क्योंकि 1-2 नंबर का तो यहाँ से ज़रूर उठेगा, ये मुझे पक्का पता है। ओलिगोसैक्राइड, अब हमने पीछे पढ़ लिया कि अब 2 के बाद स्टार्ट होती हैं इनमें मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स।
दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स की यूनिट इसमें मिलेगी, से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट शामिल किए जाते हैं डाइसेक्राइड्स में। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एंड लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये अलग से इन्होंने दे रखा है, तो आप इसको जरूर ध्यान में कर लें। डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल, ये डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड्स के ही आप एग्जाम्पल को पढ़ लें। ये और सिंपल कर दिया इन्होंने, ये और सिंपल कर दिया। इससे ज़्यादा इसमें ओलिगोसेक्राइड्स में कुछ नहीं दिया। अभी ये इस तरह के होते हैं और ये इसमें आते हैं। जो मैंने आपको वहाँ भी बता दिया था कि ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये दो भी मैंने आपको बता दिया था। निशान आपको यहाँ पहले ही लगवा दिया मैंने। ये इन्होंने फिर इम्पोर्टेंट जो है वो आगे इसमें से ले लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, बस इसको आप लगा लें। पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स इसके अंतर्गत 10 से ज़्यादा जिसमें मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स मिलेंगी से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। तो इसमें अब ये भी आप एग्जाम्पल मैंने पीछे बता दिया आपको, क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी लगवा दिया। अभी इनको अंडरलाइन कर लेना। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, प्लांट गम्स हैं और म्यूसिलेज है। ये आपने एग्रीकल्चर वालों ने तो बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ रखा होगा, और बायोलॉजी में भी खूब इनका जिक्र आता था। ये नाम बड़े कॉमन हैं, आम हैं, तो ये याद भी आपको आराम से हो जाएंगे और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये क्या है। पॉलीसेक्राइड्स है, तो इनके उदाहरण से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से पॉलीसेक्राइड्स कौन सा नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए। उसमें 3 ये दिए होंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, और एक उसमें सुक्रोज दे दिया होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सुक्रोज जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स है। तो ये आपके नॉलेज में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा इसका, जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह से खुद क्वेश्चन बना के भी याद कर लिया करें कि भी इसमें ऐसे भी आ सकता है। यहाँ चारों के चारों ही पॉलीसेक्राइड्स दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है निम्न में से निम्न में से सही पे निशान लगाओ। तो ये 3 लिखने के बाद में चौथा सभी ये भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों पॉलीसेक्राइड्स हैं, या ये ओलिगोसेक्राइड्स हैं तीनों, या ये मोनोसेक्राइड्स हैं तीनों। क्योंकि ये मोनोसेक्राइड्स भी खूब है, मैंने आपको बता दी। तो इसीलिए मैंने कहा ये जो डायग्राम ये दिया है ना, ये इस पे आप नज़र अच्छी तरह से आपके ध्यान में ये जरूर होना चाहिए। रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ था। इसमें से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। स्टार्च पादपों में, जबकि ग्लाइकोजन जंतुओं में संग्रहित भोजन। ये तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वालों को विशेष भोजन, रिजर्व फूड के रूप में प्रयुक्त होता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च, अंडरलाइन, भी कहा जाता है। पादपों के अंदर यानी पेड़ों में स्टार्च और ग्लाइकोजन जंतुओं में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में लिवर में चेंज होता है। आगे पढ़ेंगे हम इसको अच्छी तरह से, इसकी कंप्लीट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से चेंज होते हैं। आगे हम जब इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो आज हमने इसमें आपका फिजियोलॉजी के अंदर हमने इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड में कितनी तरह के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी तरह के हैं, इनका वर्गीकरण, और ये छोटा वर्गीकरण ये बीच में रह गया, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट होगा तो कल देख के आपको बताएंगे पेज नंबर 75 पे। तो ये इसके बाद में हमने मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की डिटेल को जो जितनी थी, बस आपके लिए इतनी ही सफिशिएंट है, आपको इतना ही पढ़ना है। तो आज और इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे में कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।